हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैकअप और मेरा नाम है आकाश। और यहाँ पे हम न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियाई चैप्टर है हमारा उसका लेक्चर नंबर 4 आज कवर करेंगे। उसमें क्या क्या बातें और जो बची हुई हैं आगे, अभी हमने रेडियो एक्टिविटी ख़त्म किया है। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर होगा न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न, दो तरीके की रिएक्शन होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे टॉपिक्स छूट गए थे, उनको पहले कवर करते हैं। आज प्रोबेबली हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा है। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट को समझें उससे पहले बस इसमें दो ही पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पास अगर मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस में पता है क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। इसका जो मास होता है कंपेरेबली लेस होता है किससे, मास ऑफ, अगर आप इस प्रोटॉन को अलग कर दीजिए और न्यूट्रॉन को अलग कर दीजिए, मतलब इनके न्यूक्लियॉन्स को अलग कर दीजिए, इनका अगर आप मास निकालते हैं mp या फिर mn आप कह लीजिए, या फिर mp प्लस n, इसको ऐसे कहिए, तो क्या होता है कि जो आप अलग से जो न्यूक्लियस के जो सम होते हैं, जैसे अलग अलग एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन दोनों के जो अलग अलग मासेस होते हैं, वो अगर आप कंपेयर करेंगे अलग से तो उनका लगेगा कि आपका मास जो है, ये मान लेते हैं इसका मास 10 kg है, मान लेते हैं इसका 10 kg है, तो जो हमारा सम जो ऐड जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में मिला देंगे तो इसका जो वेट बनेगा कहीं 18 किलोग्राम बनता है, या फिर आप 16 किलोग्राम, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 10 + 10 है आना चाहिए 20, ये 2 kg हमारा गायब हो गया। वही 2 kg, वही डिफरेंस जो है वही हमारा मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट को समझें अगर, मास डिफेक्ट तो क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ mass of nucleus and mass of their nucleons। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के जो मास होता है और मास ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है, इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अच्छा, हमें यही पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला E = mc²। इसका मतलब है कि कोई भी मास अगर हमारा है, जो मास इसका जो मतलब इसी E = mc² को समझने से पहले एक बार फिर से समझते हैं इस टॉपिक के ऊपर फिर से। अगर हमें इन्होंने ऐड कर दिया इसमें तो 2 kg एनर्जी हमारी गायब हो गई। अच्छा, अगर फिर यही 2 kg एनर्जी अगर हम इन जो हमारे अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर इनको दे दें तो ये कहीं ना कहीं टूट जाएंगे आपस में। यही एनर्जी तो इनके पास नहीं है। समझ में आ रहा बात? जैसे जो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ आ रहा है 2 kg या 2 kg आ रहा है ना, क्योंकि 20 kg होना चाहिए था क्योंकि इनका सम, लेकिन नहीं है, 18 kg आ रहा है। इसका मतलब 2 kg गायब। अगर ये 2 kg हम इसके अंदर दे दें, मतलब इसको 2 kg दे दें, भैया ले लो 2 kg ले लो, तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में। इसका मतलब है कि कोई मिनिमम, ये हमारी सबसे मिनिमम एनर्जी होगी कि इतनी एनर्जी इनको अगर हम दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एनर्जी क्यों, इससे ये जो फॉर्मूला E = mc² होता है, इसका मतलब जो हमारा मास का डिफरेंस आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी ही है। मास एनर्जी होती है ना, मानते हैं मास इक्वल्स टू एनर्जी। E = mc² के फॉर्मूले पे अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा और बड़ा करें तो डेल्टा एम, अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस जो होता है हमारा किस पे डिपेंड होता है, मास ऑफ यहाँ पे समझते हैं आगे। पहले हमें मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यही बड़ी वैल्यू है हमारी, इन्हीं का डिफरेंस, ये माइनस ये। ठीक, तो हमें न्यूक्लियॉन्स का जब सम लिखेंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि ZmP मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A - Z Mn माइनस M न्यूक्लियस। ठीक है, यही तो हमारा फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा है आपको? Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मास से तो हमें पता चल जाएगा कि मास कितना है उतने प्रोटॉन का, और फिर प्लस A - Z कर देंगे तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं उस न्यूक्लियस में, और फिर इनके एडिशन से जो आएगा उसको मास ऑफ न्यूक्लियस से माइनस कर देंगे, डेल्टा M मिल जाएगा। हमें पता है E = mc² होता है। अब इसी M की जगह डेल्टा M की वैल्यू अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा mc²। ठीक, समझ में आ रही है? अच्छा, यहीं पे एक और एनर्जी हमारी निकल के आती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, यही होती है बाइंडिंग एनर्जी जो मैंने भी आपको थोड़ा देर पहले डिस्क्राइब किया। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
अ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक कर दें, अगर इनके रिस्पेक्टिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर दें, तो ये जो मिनिमम एनर्जी होती है, सिंपली आप समझिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, यही सबसे छोटी डिफिनीशन है कि स्मॉल न्यूक्लियस में अगर हमें तोड़ दें न्यूक्लियॉन्स को तो कौन सा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यही 2 kg एनर्जी अगर हम इसको दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये अलग हो जाएंगे, अपने अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें यहाँ पे। और आप एक तरीके से इसको दूसरे तरफ से भी समझ सकते हैं, जो 2 kg हमारा बचा, यहाँ पे 10 + 10 20 आ रहा था, 2 kg आप ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे एनर्जी, जो ये बाइंडिंग एनर्जी ही होती है 2 kg, आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। एक तो आप बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह समझ एक तरह तो आप ये समझ सकते हैं, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी की जो एक्चुअल डिफिनीशन होती है वो क्या होती है, इसकी तरफ चलते हैं आगे। वहाँ पे तो मैंने आपको सिंपली बताया कि जो आप वहाँ से मतलब निकाल पा रहे थे, लेकिन ये जो असली मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी का, जो असली डेफिनेशन होती है, बाइंडिंग मतलब बाइंड करना, इसका मतलब है द एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, ये न्यूक्लियॉन्स क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, इनको बाइंड करना, मतलब एक साथ करने में जो एनर्जी चाहिए होती है, बाइंडिंग प्लस एनर्जी टू इन द फॉर इनटू ए न्यूक्लियस। इसका मतलब आपको समझ में आया? जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ पे टूटते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में अगर टूटते हैं, इनका जो मास होता है मान लेते हैं 10 है, इसका 10 है, इसका 18 आता है मान लेते हैं, 18 नहीं आप 60 कुछ भी मान लेते हैं, तो 2 kg का डिफरेंस आया ना, तो यही एनर्जी ही होती है जो 2 kg यहाँ पे गायब हो जाती है, वही एनर्जी ही हमको मौका देती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसका, न्यूक्लियॉन्स के अंदर बाइंड होने के लिए। अगर वो एनर्जी हम इसको फिर से दे देंगे 2 kg जो बची हुई है, तो ये फिर से अलग हो जाएगा। मतलब वही है, आप समझिए कि एक तरीके से आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो एनर्जी दे दें कि वो ब्रेक हो जाए, और एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं वही वो एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो न्यूक्लियॉन्स उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हैं। अगर वो एनर्जी हमें फिर से मिल जाएगी, जो गैप आया है एनर्जी का, अगर वो दे देंगे हम उसको, फिर वो अलग हो जाएगा। तो वही जो एनर्जी गैप है उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, उसी मास डिफेक्ट को एक तरीके से। ठीक है, मास डिफेक्ट जो आता है उसको जब हम चेंज इनटू एनर्जी करते हैं, मतलब E = mc² लगाते हैं, तो वही एनर्जी जो आती है, वही जो डिफरेंस आता है, वही एनर्जी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड कर सके न्यूक्लियस में। ठीक है, आगे चलते हैं अपने प्यारे से टॉपिक पे, न्यूक्लियर फिजन की तरफ। सो आगे बढ़ते हैं अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th बोर्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें जो न्यूक्लियर फिजन का टॉपिक है उसको आज हम कवर करेंगे। उसको समझने से पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली ये होता है कि किसी भी न्यूक्लियस का टूटना या जुड़ना, किसी भी हैवी न्यूक्लियस का, द ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ हैवी न्यूक्लियस, किसी हैवी न्यूक्लियस का टूट जाना, या फिर द मर्जर ऑफ 2 स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल या फिर आप कह सकते हैं लाइट न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे वेट की बात है, स्मॉल और हैवी का मतलब यहाँ पे वेटिंग का मतलब, वेटेज का मतलब है यहाँ पे मसला। तो आप न्यूक्लियर रिएक्शन को सिर्फ इतना ही समझिए। और फिर इन दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन से जो 2 न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास आते हैं, उन 2 न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम क्या है? पहला रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक, और जो दूसरा रिएक्शन है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दोनों को हम कवर करना है हमें, लेकिन अभी जो पहला हमारा जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो न्यूक्लियर फिजन है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो प्यारी सी हेडिंग डालते हैं, न्यूक्लियर फिजन। फिजन को आप, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न का, अगर आपको कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है बोर्ड में कि न्यूक्लियर फिजन क्या, न्यूक्लियर फ्यूज़न का कभी भी कन्फ्यूज़न होती है। फ्यूज़न मतलब जुड़ना होता है, फ्यूज़ कर जाना, आपस में जुड़ जाना, और फिजन मतलब होता है कि ब्रेक डाउन। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। फिजन मीन्स ब्रेक डाउन हो जाना और फ्यूज़न मीन्स
मर्ज हो जाना आपस में, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिजन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजन की डिफिनेशन अगर लिख लें, दिस इज अ splitting of heavy nucleus into two smaller न्यूक्लियाई, आप कुछ भी स्मॉलर न्यूक्लियाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हो जाएंगे ना, दो न्यूक्लियस हमारे पास हो जाएंगे। तो हमें पता है कि न्यूक्लियाई क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है ना न्यूक्लियस की, दो स्मॉलर न्यूक्लियर। अगर कोई भी हैवी न्यूक्लियस को, आप समझते हैं अच्छे टॉपिक को, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन को पहले तो आपने समझा कि ब्रेक डाउन होता है। फिजन में क्या होता है, कोई चीज़ टूटती है। अब टूटती क्या है, दरअसल टूटता हमारा न्यूक्लियस ही है, एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, क्योंकि स्मॉलर न्यूक्लियस को आप कैसे तोड़ सकते हो। हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, उसमें कोई ऐसी चीज़ हम करेंगे कि वो अनस्टेबल हो और फिर उसकी साइज़ बढ़े और अचानक से वो डिवाइड हो जाए कुछ स्मॉलर न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियाई जो दो स्मॉलर न्यूक्लियाई बनते हैं, और उन दोनों न्यूक्लियर जो द रिजल्टेंट टू न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपेरेबल साइज, यानी कंपेरेबल साइज होती है, मतलब ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, मतलब लगभग बराबर होती है उनकी साइज। रिजल्टेंट न्यूक्लियाई की जो दो निकलती है हमारी, लगभग मतलब उन दोनों न्यूक्लियाई का कंपेयर हो रहा है, कहीं वो हैवी न्यूक्लियस का कंपेयर नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस हमारी न्यूक्लियाई बन के आएगी वो एक दूसरे की कंपेरेबल साइज में होंगी, ठीक है। अभी आप इतना समझिए, आपको क्या समझ में आया? अभी आपको सिर्फ इतना समझ में आया कि न्यूक्लियर फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई। अच्छा, दो ही में क्यों टूटता है? हम ये मानते हैं दरअसल कि यहाँ पे देखा गया ज़्यादातर कि मोस्ट रिएक्शन में जो हमारा फिजन होता है वो बाइनरी होता है, मतलब दो ही न्यूक्लियाई हमेशा टूटते हैं, ठीक है। माना गया है कि इसे आप मान सकते हैं कि अगर 1000 हमारे पास फिजन हो रहा है, 1000 न्यूक्लियस का फिजन हो रहा है, उसमें आप मान सकते हैं कि 5 फिजन ही ऐसे होते होंगे जिनमें आपके पास 3 न्यूक्लियाई मिलते हों, ठीक है। 3 न्यूक्लियाई मतलब जो मैक्सिमम, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है 2 न्यूक्लियाई के टूटने की, इसलिए एक तरीके से इसको आप बाइनरी फिजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। आप समझते हैं प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मतलब फिजन होता कैसे है। प्रोसेस ऑफ फिजन, ठीक है। दो न्यूक्लियस कैसे आपस, एक न्यूक्लियस कैसे टूटता है दो स्मॉल न्यूक्लियस से, ठीक है। अब समझते हैं किस तरह समझते हैं। समझते इस तरह है कि दरअसल प्रोसेस ऑफ फिजन को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, फिजन में क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। अभी हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ के रखी है, अभी हमने पढ़ा है ना रेडियो एक्टिविटी, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे कोई रिलेशन हो, रिलेशन है। जो रिलेशन है उससे इतना सा है कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस फिजन होता है, स्पॉन्टेनियस, वो होता है रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, आपको पता होगा ना, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। वहाँ पे क्या होता था, जैसे अल्फा डीके हम ले लें, अल्फा डीके में क्या होता था कि हमेशा किसी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से, मान लेते हैं कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्स होता था, तो उस पर एक अल्फा पार्टिकल निकलता था, वो भी तो एक न्यूक्लियस ही होता था। और जो हमारे पास जो बच के आ रहा डॉटर एलिमेंट, वो भी एक न्यूक्लियस होता था, तो वो भी तो एक न्यूक्लियर फिजन था, क्योंकि वहाँ पर भी तो एक हैवी एक न्यूक्लियस टूटता था ना दो स्मॉलर न्यूक्लियस, क्योंकि ये तो भी तो हीलियम का न्यूक्लियस था, अल्फा भी तो। सो इसका मतलब है ये भी एक तरीके का फिजन है, ये भी एक न्यूक्लियर फिजन है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस फिजन होता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, मतलब ये नेचुरल फिजन भी आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं नेचुरल फिजन। ये अपने आप होता है, इसके लिए आप कुछ इस पर अपना बस नहीं चला सकते कि मतलब किस तरीका कब होगा, कितना होगा, मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। तो एक नेचुरल फिजन है, इस पर आप अपना ये नहीं बता सकते, इसको आप कोई जोड़ देने की जरूरत नहीं, अपने आप होता है। लेकिन जो हमें पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है, उसमें क्या होता है कि हमें कुछ उसमें ऐसा कुछ चीज़ों को लाना पड़ता है कि ताकि वो हमारे फिजन, मतलब वो जो न्यूक्लियस होगा हैवी, वो फिजन कर सके, ठीक है। वी हैव टू पुट अ पार्टिकल, मतलब ये हमें करना पड़ेगा। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में कुछ हम करते थे नहीं, वो तो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता था, अपने आप अल्फा बीटा गामा जो भी निकालता था, और एक न्यूक्लियस जो हमारा डॉटर एलिमेंट होता था वो भी निकालता था, वो अपने आप निकालता। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फिजन में
यहाँ पे हमें एक पार्टिकल पुट करना पड़ता है इनटू ए अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पे हमें दरअसल एक ताकत देनी पड़ती है, एक्सटर्नल सब्सटेंस को रोल में लाना पड़ता ताकि वो उस न्यूक्लियस में जाए और कुछ तबाही करे और फिर वो टूटे, वो किस तरह से टूटे ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, वो पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? वो पार्टिकल या तो हमारा प्रोटॉन हो सकता है कि प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस के अंदर डालें, या फिर हम न्यूट्रॉन को डालें, या तो इलेक्ट्रॉन को डालें। ठीक है, अब इनमें से कौन सा डालना पड़ेगा? 3 ऑप्शन हमारे पास है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के पास होता है प्लस ई का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे तो कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना करना पड़ेगा, रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। सो ऐसे कंडीशन में तो ये तो कोई वाइब्रेशन कर ही नहीं पाएगा, तो खुद अलग हो जाएगा। हमें अंदर डाल के तबाही मचानी है ना, जो सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो किस तरीके से अलग थलग हों, वो परेशान हो। तो अगर प्लस ये प्रोटॉन हम डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि भैया इसके पास तो खुद ही चार्ज है, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अलग अलग हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, तो ये तो कुछ तबाही कर नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई मास ही नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल मास, 0 mu का मास हम मानते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बहुत कम होता है। तो मास कम, तो ये तो कोई इफेक्ट डालने नहीं वाला भाई, कैसे डालेगा? इसका कोई मास ही नहीं, इफेक्ट क्या पड़ेगा? अंदर जाए अपना मौज करे। अब हमारे पास बचा क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा एडवांटेज कि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता है। ये कोई फोर्स अंदर एक्सेप्ट, इसको कोई महसूस नहीं होने वाला, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाइए, चाहे न्यूक्लियर फोर्स लगाइए, कुछ भी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मेनली, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज आपका ऐसा फोर्स है कि उसको कोई मतलब उतना बड़ा अफेक्शन नहीं होने वाला है, जहाँ तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हो। ठीक, इसको हम भेज सकते हैं। और मास भी पता है 1 mu के आसपास मास होता है इसका, प्रोटॉन के ही बराबर। तो हमारे पास ये बात फाइनल हो गई कि हमें न्यूट्रॉन को ही अंदर डालना है। अब आगे चलते हैं, समझते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि भैया हमें भेजना न्यूट्रॉन ही है। ठीक है, न्यूट्रॉन हमें भेजना है। अच्छा, नहीं, अब एक और कंडीशन आ गई कि हमें फास्ट न्यूट्रॉन्स को अंदर भेजना है कि स्लो डाउन रहे, मतलब उसकी जो स्पीड हो, स्पीड क्या हो, या फिर हमारे पास स्लो न्यूट्रॉन्स रहें, यानी स्लो मतलब स्पीड के हिसाब से स्लो रहें, या फिर बिल्कुल हाई स्पीड रहे उनके पास। 2 तरीके के न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 तरीके से आप भेज सकते हो। तो मतलब आपको किस तरह से भेजना पड़ेगा? स्लो न्यूट्रॉन्स आप भेजोगे कि हाई स्पीड न्यूट्रॉन्स भेजोगे अंदर? तो इसका जो कंडीशन, आप एक तरीके के एग्जांपल ले सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम मानते हैं हमारे पास ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है यूरेनियम का, मान लीजिए कुछ भी, एक न्यूट्रॉन हमें अंदर भेजना है। तेज भेजते हैं, मतलब हाई स्पीड भेजते हैं, तो क्या होगा? ये फट से जाएगा और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा और बाहर निकल जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखते हो, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, जो भीड़ रहती है काफ़ी, अंदर भीड़ ही तो है, अनस्टेबल है, हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। यूरेनियम 235, आप समझ सकते हो कितने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हैं, अकेले ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों भरे रहते हैं। आपको पता है 235 का मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो कैलकुलेशन है वो 235 है यूरेनियम की। ठीक, तो इतने सारे लोग भरे। आप रेलवे स्टेशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप भीड़ में घुसते हैं बच्चे, तो देखते हैं जब जल्दी दौड़ते जाते हैं तो एक कोने से आप निकलते हैं, एक कोने से बाहर निकल जाते हैं। कोई डिस्टर्बेंस होती है, कुछ थोड़ा सा हल्का सा होता है, हल्का डिस्टर्बेंस होती है, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं, और फट से निकल जाएगी। ठीक, यानी अगर हम हाई स्पीड भेजेंगे तो लगभग आप मान सकते हैं नेग्लिजिबल डिस्टर्बेंस हो सकती है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। अब डिस्टर्बेंस नहीं होगी तो साइज नहीं बढ़ने वाला। भैया आप बताइए, कमरे एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, आपके पास एक मकान में कम से कम 10-12 लोग रह रहे हैं। ओके, आप जब उस कमरे में जाओगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगी, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं एक, जैसे हम कार का एग्जांपल लें, कार में बैठे थे, दरवाज़ा टूट के, मतलब आप बाहर जा सकते हो। ठीक, आप समझिए उस तरीके की बातों को। यहाँ पे क्या है कि हमें न्यूक्लियस को तोड़ना है। तोड़ेंगे कब? जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में वाइब्रेशन होने लगेगी, जब एकदम एक तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, जब वाइब्रेट होंगे पार्टिकल, तो आपस में क्या होगा? न्यूक्लियन बिल्कुल अनस्टेबल के कारण, हाई एनर्जी के कारण टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ब्रेक ही करना है, तो इसलिए हम इस न्यूट्रॉन को अंदर भेजते हैं
कि ताकि ये अलग अलग पार्टिकल को जाके क्या करे, डिस्टर्ब करे, भैया इधर हटो इधर हटो। जब आप जानते हैं मेहमान आते हैं घर में तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती, सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने तरीके का, भी एक प्रोटॉन उसको उस न्यूट्रॉन को कहीं इधर भेजेगा, कोई न्यूट्रॉन इधर भेज देगा, कहीं इधर, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना। तो डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होगी तो क्या होंगे, ये न्यूक्लियस टूटने लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि अगर हाई स्पीड रहेगी तो हमारा डिस्टर्बेंस जो होगा नेग्लिजिबल होगा, यानी इस और नेग्लिजिबल होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस टूटने नहीं वाला, यानी आप हाई स्पीड तो भेज नहीं सकते। यानी यहाँ में पता चल गया कि स्लो स्पीड में ही भेजना पड़ेगा, स्लो एनर्जी देनी पड़ेगी। स्लो स्पीड मतलब स्लो एनर्जी, और वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, आप मान सकते हैं 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक, बहुत कम। ओके, आपको बात समझ में आ रही। अब हम क्या करते हैं, 235 यूरेनियम का एग्जांपल लिया है ना हमने, 235 यूरेनियम मान लेते हैं कि यही 235 यूरेनियम हमारा है, कई सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर पड़े हैं। ठीक, हमने एक न्यूट्रॉन भेजा, एक ही न्यूट्रॉन। ठीक, एक न्यूट्रॉन, हाँ, इसमें स्लो एनर्जी हमने की, क्या हुआ, ये अंदर गया तो ये बदल गया किसमें, 236 यूरेनियम, 236 यूरेनियम। तो फिर क्या हुआ, इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होगी ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको न्यूक्लियर फोर्स सहना पड़ेगा, रिपल्सिव फोर्स, कुछ ना कोई फोर्स, तो क्या होगा कि साइज़ इसकी बड़ी हो जाएगी। ठीक, साइज़ बड़ी होगी तो इसमें ठीक है, मान लेते हैं कई सारे प्रोटॉन फिर से आ गए, एक बढ़ गया है, पता है हमें। अब क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो क्या होगा, जो अगला स्टेप हमारा होगा वो होगा कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारा बन जाएगा। ठीक, इससे क्या है कि कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर हो जाएंगे और कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर हो जाएंगे, कुछ इस तरीके का एक, ये एकदम आप मान सकते हैं कि ऐसा स्टेज आ गया कि बस अब ये फ्यूजन होने ही वाला, टूटने ही वाला है। और एट लास्ट क्या होता है कि असल में ये टूट जाते हैं। टूटते किस तरह है, इस तरीके से। ठीक, इसमें भी कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह जाते हैं और इसमें भी कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह जाते हैं। ठीक, टूट गया है, आपका यूरेनियम टूट गया है। और यहाँ अब क्या होता है, इसके टूटने के बाद 3 न्यूट्रॉन हमारे बाहर निकल जाते हैं। 3 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हाई एनर्जी हमारी निकलती है, हमें पता है ना कि हाई एनर्जी निकलती है, किसी भी हमने अल्फा डीके में पढ़ा है, हाई एनर्जी निकलती है कि मास का डिफरेंस होता है। और प्लस क्यू हमारी कई सारी एनर्जी निकल जाएगी। ठीक, चीज़ें आपको समझ में आई किस तरीके से हमारा ब्रेकडाउन होता है, और 3 न्यूट्रॉन हमारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब एक आइडियल इक्वेशन की तरफ चलते हैं, केमिकल इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी है, उस रिएक्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं किस तरीके से हमारा ब्रेकडाउन हुआ। तो हमने क्या किया था, एक न्यूट्रॉन हमने लिया था, लिख लेते हैं 10N। ठीक, इसमें हमने ऐड कराया, और फिर क्या ऐड कराया, 235 यूरेनियम 92 से इसका इसमें ऐड किया न्यूट्रॉन को। तो हमारा जो यूरेनियम बन के आया वो क्या है, यूरेनियम 236 236 92 92 236, क्योंकि एक प्रोटॉन हमारा एक न्यूट्रॉन हमारा बढ़ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये यूरेनियम अनस्टेबल हो गया, हमें पता है ना, अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल होने के बाद ये टूट गया। टूटा किस में, 144 बेरियम 56 प्लस क्रिप्टन, और हमारे पास ये भी पता है कि 3 न्यूट्रॉन हमारे एक्स्ट्रा निकल आए, और प्लस हाई एनर्जी हमारी निकल गई। अब आप अगर बैलेंस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा 236 92, 236 का मास नंबर आ जाएगा, 92 आप ऐड कर लीजिए, 56 36 आप ऐड करें, 92 आ जा रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन बराबर है। और ये देखिए 144 प्लस 89 प्लस 3, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन हमारे बाहर निकले, उसके बाद भी तो मास है 3, जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा 236 92। कभी भी आप इससे कंपेयर मत करिएगा 235 यूरेनियम 92 से, नहीं, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन ऐड हुआ 236 92, फिर ये टूटा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टूटता है, मतलब इतना ही टूटता है, और भी कई चीज़ों में टूटता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरियम क्रिप्टन ही निकलते हैं, कई सारी चीज़ें निकलती हैं। लेकिन माना जाता है कि ऑन एवरेज सबसे ज़्यादा जो रेट होता है पाने का हमारा, बेरियम क्रिप्टन ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारा यही मिलता है। लगभग आप मान सकते हैं 80 से 90% जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेरियम क्रिप्टन के ही पाए जाने की होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और इस क्यू की जो वैल्यू होती है लगभग होती है
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाई एनर्जी। ठीक, ये इतनी एनर्जी निकली जब सिर्फ एक न्यूट्रॉन हमारा यूरेनियम से टकराया, मतलब इसके अंदर हमने कोलिजन कराया, और इतनी सारी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अच्छा, आपको ये पता था कि हमने जब एक न्यूट्रॉन को अंदर भेजा तो उसके बदले में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स निकल के आ गए, निकल के आए ना रिजल्ट में 3 रिजल्टेंट आप मान लीजिए, रिजल्ट में 3 न्यूट्रॉन्स हमारे पास बाहर आ गए। इस तरीके से आप भी समझ सकते हो, जब हमने एक न्यूट्रॉन को अंदर भेजा, 1 न्यूट्रॉन को यूरेनियम के पास, इसके पास 3 न्यूट्रॉन्स निकल के आ गए। अब आप सोचिए, जब इतनी एक न्यूट्रॉन ने इतनी एनर्जी दे दी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए। अब जो 3 न्यूट्रॉन हमारे पास निकल के आए, अगर ये भी इन्हीं न्यूक्लियस से फिर से अटैक कर दें, जो हमारे निकल के आई है न्यूक्लियस, फिर इस पर अटैक कर दें 3 न्यूट्रॉन्स, तो फिर क्या होगा? फिर इनके पास से 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर इसके पास 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और फिर इसके साथ भी 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ना, 3 न्यूट्रॉन्स। और फिर यही कैलकुलेशन आगे चलती जाएगी, क्योंकि फिर एक न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर इनसे 3 न्यूट्रॉन। तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। क्या बन जाता है? चेन रिएक्शन। और ये अपने आप होता है। मतलब एक बार, जब मैंने कहा ना आपसे, एक बार बस आपको एक न्यूट्रॉन देने की देर है, उसके बाद अचानक से अपने आप ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अपने आप एनर्जी, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, फिर उस 3 न्यूट्रॉन के फिर एक 3, उस 3 से भी 3 निकलते चले जाते हैं। तो ये अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रुक के होता है, ये एक साथ होती है सारी रिएक्शन साथ में। तो क्या होता है कि सोचिए आप, एक न्यूट्रॉन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इतने सारे न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन से फिर इतनी जल्दी आगे रिएक्शन बढ़ती चली जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? हाई एनर्जी मिल रही है। इतनी सारी एनर्जी मिल रही है, लेकिन अनकंट्रोलेबल है भैया। और आप जानते हैं कि कोई एनर्जी अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, और सबसे ख़राब जो हालत होती है वही होती है। आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी खतरनाक हालत हो जाती है। तो इसको समझते हैं। तो जब हमारे पास अनकंट्रोलेबल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि कई सारे न्यूट्रॉन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनसे 3, फिर उनसे 3 अलग न्यूक्लियस पे जाएंगे, तो ये एक साथ होती है ना। तो जब अनकंट्रोलेबल हो जाती है कंडीशन, तो हमारा जो इस रिएक्शन का जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब हमारी बन जाती है। हमने पढ़ के रखा है न्यूक्लियर बॉम्ब क्या। न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब आप समझते हैं परमाणु बम जो हमारे बनती है। अगर आप इसको कंट्रोल कर ले गए, मतलब इनको कंट्रोल कैसे कर ले गए, मतलब जब 1 से 3 जो बड़े आ गए, ठीक है, फिर आपने क्या किया कि इन तीनों को नहीं आगे जाने दिया, फिर आपने इन दोनों को रख लिया। अब किसी तरीके से कंट्रोल किया, और फिर इसको कहा भैया तुम आगे जाओ। फिर जब ये आगे गए, फिर जब ये तीनों 3 में तोड़े, 3 न्यूट्रॉन्स अलग अलग निकले, तो फिर कहा गया भैया इनको सब में से 2-2 कर लो, और फिर वो एक आगे जाए। इस तरीके से कंट्रोलिंग अगर हो जाए इस चेन की, तो क्या बनता है? वो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। उस न्यूक्लियर रिएक्टर को आप जानते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या होता है आप जानते हैं। टरबाइन आप देखते हैं, आप कई सारी जगहों पे आप न्यूक्लियर रिएक्टर को देखते हैं। उसका एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे रिएक्टर को हर जगह देखते हैं। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉब्लम्स फॉर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो हमने की, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किन किन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना था, और कैसे दूर करना था, और फिर कैसे उसको एक कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन बनाना है, उसकी तरफ ध्यान रखते हैं। जो हमारा पहला प्रॉब्लम था वो क्या था, उस पर ध्यान देते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा यही था कि किस तरीके से हम जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उनको कैसे हम स्लो डाउन करें, स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोल्यूशन भी लेते चलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या हुआ? स्लो डाउन करना था ना हमें न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि वो तो भाई है बिल्कुल हाई एनर्जेटिक होते हैं, अपने आप तो स्लो हो नहीं सकते, न्यूक्लियर फोर्स से निकल के आते हैं ना। हम जानते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स जानते हैं कितना मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस पूरे वर्ल्ड का क्या है? न्यूक्लियर फोर्स ही हमारा है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है। ठीक है, तो उस फोर्स से जब वो चीज़ निकलेंगी तो बिल्कुल हाई स्पीड में रहने वाली है ना। तो स्लो कैसे किया जाए? तो स्लो हम ऐसे करते हैं, एक मॉडरेटर एक टर्म आता है। मॉडरेटर्स क्या होते हैं? मॉडरेटर्स क्या करते हैं? काम करते हैं क्या काम करते हैं कि स्लो करते हैं। दे स्लो डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
अच्छा, इनका एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा होता है H2O, ठीक है, H2O, DTO, ग्रेफाइट, ये सभी एग्जाम्पल्स होते हैं किसके, मॉडरेटर्स के। सभी मॉडरेटर्स हैं, क्या करते हैं कि स्लो डाउन करते हैं हमारे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। चलिए ठीक है, एक परेशानी तुम्हारी दूर हो गई। H2O, DTO, ग्रेफाइट से अगर हम इनका कोलिजन कराएंगे तो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाएंगे। जो सेकंड कन्फ्यूजन, जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम आया वो क्या आया, हाई टेम्परेचर। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, हाई एनर्जी निकल रही है ना। हाई एनर्जी में पता है कि जब चेन रिएक्शन होती है तो हाई एनर्जी निकलती है, तो हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर लगभग 210 केल्विन के आसपास आता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। सो इस टेम्परेचर को भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि गर्म होने से ही ब्लास्टिंग हो सकती है। तो इनको जो कंट्रोल करते हैं, इनको हम नाम देते हैं एक प्यारा सा, उसका नाम क्या है, इनका हम नाम देते हैं कूलेंट। कूलेंट क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में चेंज कर देते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल है मोल्टेड NH यानी सोडियम और H2O, ये सभी एग्जांपल हैं किसके, कूलेंट के। तो अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है तो कूलेंट का यूज़ आप करिए, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर उसको करना पड़ेगा हमें। और मोल्टेड NaH2O, इनका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो लास्ट पर जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारी लास्ट जो प्रॉब्लम है, इसका क्या है कि रेट हमको कंट्रोल करना है ना, रेट ही तो कंट्रोल करना है, रेट ऑफ इमिटेशन, कुछ भी कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन, कुछ भी, न्यूक्लियर फिजन का रेट, सर इस रेट को क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन किससे डिनोट किया जाता है, इसको K से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और K, अगर रेट हमें पता करना हो तो कैसे पता कर सकते हैं, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इमिटेड न्यूट्रॉन्स कितने हैं और हम उसमें कितने इंसर्ट कर रहे हैं, इनिशियल न्यूट्रॉन। आप इस इनिशियली बोल सकते हो, आप किसी भी तरह से ले सकते हो, मतलब जो हमारा कितने न्यूट्रॉन्स आपने लिया, उसको अंदर डाला, मतलब न्यूक्लियस रिएक्शन के लिए उसको अंदर भेजा, और फिर कितने इमिटेड यानी निकल के आए बाहर, वो होते हैं उनका रेशियो। मान लेते हैं हमने 5 न्यूट्रॉन्स को अंदर डाला और फिर 10 न्यूट्रॉन्स हमारे बाहर निकल के आ गए, तो इसका रेट क्या आ जाएगा, K = 2 आ जाएगा। और K = 2 आ जाएगा तो K की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी ना, क्या होगी, जो K की हमारी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो फिर K की जो वैल्यू होने वाली है वो 1 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, K 1 से तो बड़ा ही है। एक कंडीशन हमारी ये हो गई। कंडीशंस पे गौर करते हैं। एक कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि हमने 5 न्यूट्रॉन्स हमने अंदर डाला और 5 न्यूट्रॉन्स हमारे बाहर निकल के आ गए। इसमें क्या होगा, K की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, =1 आ जाएगी। ये कंडीशन आप ध्यान में रखिए। और एक कंडीशन हम ले लेते हैं कि 5 न्यूट्रॉन्स हमने इंसर्ट किया, हमारे पास 4 न्यूट्रॉन्स बाहर आए, ठीक। फिर जो K की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, <1 आ जाएगी। यहाँ पे आपकी 3 कंडीशन निकल के आई है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें या तो 5 ऐसा प्रोसेस करें कि 5 में से 5 निकल जाए, K = 1 हो, ऐसा भी हमें नहीं चाहिए। मतलब हमें तीनों ही कंडीशन, चाहे वो K से कम हो ये भी नहीं चाहिए कि कम निकले, और बहुत ज़्यादा निकले मतलब K से बड़ी वैल्यू तो भी नहीं चाहिए। यानी हमें एक कंट्रोल्ड चेंज चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड वे चाहिए कि ऐसा करें कि ज़्यादा एक्सेस में भी ना निकले, क्योंकि एक्सेस में न्यूट्रॉन निकलेंगे तो हैवी एनर्जी निकलेगी तो भी दिक्कत होगी। इसका मतलब हमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है, कंट्रोल्ड वे में करना है कि ना ही ज़्यादा एक्सेस हो और ना ही ज़्यादा लिमिटेशन हो और ना ही इक्वल निकले। मतलब इन तीनों कंडीशन को थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई करे, कम निकले, इतना भी ना निकले कि एनर्जी को बहुत ज़्यादा निकले और इतना कम भी ना निकले कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी जो 3 प्रॉब्लम्स थी मेजर, इसका जो सोल्यूशन निकला इस तरह से निकला, कंट्रोल्ड कर लें, इन तीनों ही कंडीशन को थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई करें, ना बराबर बिल्कुल हो, ये भी नुकसान है, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, तो इन्हीं तरीके को कंट्रोल्ड वे में कर पाए, यही प्रॉब्लम थी। अब आगे चलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ।
अब आगे चलते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक, और कम से कम फ्यूज़न का हमारा ये लास्ट टॉपिक है। जो हमारा हमने पता किया था कि कंट्रोल्ड वे में अगर उस रिएक्शन को हम करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है, एक अच्छा डिवाइस बनता है कि ताकि उन एनर्जी को हम यूज़ कर पाएँ। और किस तरीके से कर पाते हैं इनका वर्किंग हम समझते हैं। पहले वर्किंग इस तरह समझते हैं, ये हमारी फिजन फ्यूल है, मतलब यहीं पे ही हमारा फिज़न होगा, मतलब यही जो रॉड्स हमारे यूरेनियम के लगे हुए हैं इन्हीं में फिज़न होता है। हम जानते हैं कि जब फिज़न होगा तो यहाँ पे हाई एनर्जी निकलेगी, हाई एनर्जी से हाई टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कूल वाटर रहते हैं, वाटर तो क्या होते हैं, वाटर हाई टेम्परेचर के कारण बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। फिर गर्म होने के बाद क्या होता है कि ये गर्म पानी स्टीम जनरेटर में आता है। स्टीम जनरेटर में क्या होता है कि ये गर्म पानी एक स्टीम बनता है, और फिर ये स्टीम जाता है किसमें, टरबाइन के पास वो स्टीम जाता है। और हमें पता है कि टरबाइन में जाने के बाद ये टरबाइन क्या होता है, मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, ये जो हमारा पंप है, यही पंप क्या काम करता है कि इस जो वाटर कूलेंट जो हमारा गर्म हो जाता है इसको इधर ले आए। ठीक है, ये लाता है स्टीम जनरेटर में, यही गर्म पानी यहाँ पे स्टीम का फॉर्म लेता है, और फिर ये स्टीम टरबाइन के पास जाता है। और फिर ये जो एसी से कनेक्टेड रहता है टरबाइन, ये हमारा मूव करता है। हमें पता है कि फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसी टरबाइन की वजह से होती है। और फिर क्या होता है कि जो हमारे जो स्टीम में आने के बाद जो हॉट वाटर बचता है, ये हॉट वाटर निकल जाता है इस जगह से। ठीक है, और फिर जो कूल वाटर जहाँ से हम एंट्री कराते हैं इस वाटर की, इसका भी प्रोसेस समझ लीजिए। मतलब इससे वाटर आता कहाँ से, H2O आता कहाँ से, तो H2O यहीं से आता है। फिर इस पंप के से होते होते ये फिर से इसमें चला आता है। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। हमारा जो काम है किस तरीके से इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास बोरॉन की कंट्रोल रॉड्स लगी होती है। ये रॉड्स क्या करती है, ये क्या करती है, जब हमारे पास एक्सेस जैसे इमिशन ज़्यादा होने लगती है, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा निकलने लगते हैं, ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं, इसको हम और अंदर लेके जाते हैं, इस कंट्रोल रॉड्स को अंदर लेके जाते हैं, थोड़ा और डीप में लेके जाते हैं। और ये क्या करता है कि जो न्यूट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं इनको एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, जो हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकले रहते हैं उनको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से हमारी जो रिएक्शन होती है वो कंट्रोल्ड वे में रहती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है क्यों कंट्रोल्ड होती है, इसी वजह से, क्योंकि कंट्रोल रॉड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारा, कि इस रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल सा न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर फिजन की होती है, हमें पता है। यही रिएक्शन आगे बढ़ती है और किस तरीके से बढ़ के जब ये हीट हो जाता है, फिर हीट में जाता है स्टीम जनरेटर में, स्टीम जनरेटर में इसकी स्टीम बनती है, ये स्टीम फिर टरबाइन में जाता है, टरबाइन उसके बाद मूव करता है स्टीम की वजह से। ठीक है, हीट एनर्जी उसको मिलती है, हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट हो जाता है टरबाइन, फिर यहाँ पे इस जनरेटर एसी जनरेटर लगा रहता है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। और फिर वो वाटर हॉट वाटर बाहर निकल जाता है, और फिर जब एंट्री करते हैं कूल वाटर की, तो यहाँ से ये जो ठंडा पानी होता है इधर से आते आते फिर इसमें चला जाता है, और फिर ये बार बार ऐसी चीज़ें रिपीट होती चली जाती हैं, और ऐसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। सो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर का काम क्या है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको कभी कभी आ जाता है, डायग्राम आप याद रखिए, फिर आगे आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो रॉड्स हमारी होती हैं यूरेनियम की होती हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, जो फिजन फ्यूल्स होती है वो क्या होती है, यूरेनियम की होती है। ठीक है, यूरेनियम की फिजल फाइल होती है। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, क्यों इसकी यूज़ पड़ती है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर इसको कंट्रोल वे में हम करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास सिस्टम बन के आता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। सो आज जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। लेक्चर नंबर जो हमारा था यहाँ पे, ये हमने सोचा था कि आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, लेकिन ऐसा नहीं है। लेक्चर नंबर 4 लास्ट नहीं होगा, लेक्चर नंबर 5 हम उसके में न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से चीज़ें टूटती हैं, स्मॉल न्यूक्लियस किस तरीके से जुड़ते हैं। ठीक है, आगे फ्यूज़न पढ़ेंगे। आज का टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए,
डिस्क्राइब से में समझिए। अगर आपको ज़्यादा शीट्स की ज़रूरत पड़ रही है तो भी बताइए, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी हर एक वे में। ठीक है, तब तक अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए क्रैकअप को, और मैथ्स के वीडियोज़ भी देखते रहिए।